नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली यानी गंगा के जटिल भूगोल को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। आमतौर पर लोग इन फैक्ट्स को रटने बैठ जाते हैं और एग्जाम के टाइम पर सब ब्लैंक, है ना? तो रटने के बजाय चलिए इस नदी के साथ साथ एकदम नीचे की ओर एक यात्रा पर चलते हैं। इसके बहाव को समझेंगे और रास्ते में आने वाले उन एग्जाम ट्रैप्स को भी डिकोड करेंगे जो अक्सर अच्छे को फंसा देते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले पंचप्रयाग को डिकोड करना, फिर मैदानों की यात्रा, उसके बाद बाएं तट की सहायक नदियां और कोसी, फिर दाएं तट की सहायक नदियां और सोन, इंजीनियरिंग और डेल्टा, और आखिर में पारिस्थितिक संकेतक। एकदम ऊंचे पहाड़ों से शुरू करके सीधे समंदर तक। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, पंचप्रयाग को डिकोड करना। इस जर्नी की शुरुआत नदी के असली उद्गम से जुड़े एक बहुत ही कॉमन और बड़े मिथक को तोड़कर करते हैं। अक्सर बचपन से सुना है ना कि गंगा गोमुख से निकलती है। ये पूरी तरह सच नहीं है। गोमुख ग्लेशियर से जो प्रचंड धारा पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है, वो असल में भागीरथी है। आधिकारिक तौर पर इसे गंगा तब तक नहीं कहा जाता जब तक ये देवप्रयाग में अलकनंदा नाम के एक बहुत पुराने और चौड़े प्राकृतिक हाईवे से ना मिल जाए। अब अलकनंदा नदी पर उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ों के बीच 5 प्रमुख संगम आते हैं। इन पांचों प्रयागों का ये जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है, इसे याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। बस इस एक सिंगल पावरफुल हिंदी लाइन को याद रखिए, विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। देखिए ये काम कैसे करता है। विष्णु का मतलब है विष्णु प्रयाग, जहां धौली गंगा मिलती है। नंद से नंद प्रयाग और नंदाकिनी। कान कनेक्ट होता है कर्णप्रयाग से, जहां पिंडर नदी जुड़ती है। रुद्र से रुद्रप्रयाग और मंदाकिनी। और फाइनली देव यानी देवप्रयाग, जहां भागीरथी आकर मिलती है और यहीं से ऑफिशियली गंगा का निर्माण होता है ना? एकदम आसान। भाग 2, मैदानों की यात्रा। एक बार जब ये विशाल संयुक्त नदी बन जाती है तो गहरी पहाड़ी घाटियों से निकलकर इसका फिजिकल कैरेक्टर एकदम से बदल जाता है। यहां से शुरू होती है 2225 किलोमीटर की एक मैसिव जर्नी। नदी पहली बार हरिद्वार में एकदम सपाट मैदानों में एंट्री लेती है, और क्योंकि ढलान लगभग खत्म हो जाती है तो इसकी स्पीड भी अचानक काफी कम हो जाती है और ये एकदम शांत होकर बहने लगती है। अब इस टेबल में एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप छुपा है। अक्सर भूगोल पढ़ते वक्त लोग पूरी तरह से भूल जाते हैं कि गंगा नदी कुछ समय के लिए झारखंड के साहेबगंज जिले की सीमा को भी छूते हुए बहती है। तो सही सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। स्टेट स्पेसिफिक ज्योग्राफी के लिए एक बड़ा ही मजेदार B2B रूल है। मतलब नदी उत्तर प्रदेश के मैदानों में ब से बिजनौर जिले में एंटर करती है और इसके सबसे पूर्वी जिले यानी ब से बलिया से होते हुए बाहर निकल जाती है। बिजनौर से बलिया, सिंपल। भाग 3, बाएं तट की सहायक नदियां और कोसी। जैसे जैसे नदी पूर्व की ओर बढ़ती है, हिमालय की तरफ से लेफ्ट बैंक की कई नदियां इसमें मिलती हैं, और सच कहें तो इनका क्रम याद रखना हमेशा से एक सिरदर्द रहा है। लेकिन बिना किसी कंफ्यूजन के इन लेफ्ट बैंक नदियों को मैप करने के लिए हमारे पास एक और जबरदस्त चीट कोड मौजूद है। रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। ये एक सिंपल सी लाइन ज्योग्राफिकल ऑर्डर को एकदम परफेक्टली डिकोड कर देती है। सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और आखिर में महानंदा। ये सारी हिमालयी नदियां एग्जैक्टली इसी क्रम में आकर मुख्य धारा से जुड़ती हैं। खैर, इन नदियों में एक नदी का बर्ताव थोड़ा कह सकते हैं कि काफी खतरनाक है। कोसी नदी ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। पर सवाल यह है कि हिमालय से आने वाली ये नदी अपना रास्ता इतनी बार बदलती क्यों है? तो इसे एक क्लॉग्ड यानी बंद पाइप की तरह समझिए। जब तेज रफ्तार कोसी नदी पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें लेकर सीधे सपाट मैदान में आती है, तो ये मलबा उसके अपने ही रास्ते को ब्लॉक कर देता है। अब पानी तो रुकेगा नहीं, राइट? तो वो भारी दबाव के साथ किनारों को तोड़कर एकदम नई और विनाशकारी दिशाओं में सीधे गांव की तरफ बहने लगता है। भाग 4, दाएं तट की सहायक नदियां और सोन। चलिए अब राइट बैंक की तरफ चलते हैं, जहां यमुना, सोन और पुनपुन जैसी प्रायद्वीपीय नदियां मेन फ्लो में आके शामिल होती हैं। यहीं पर जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। प्रायद्वीपीय पठार का जो नेचुरल स्लोप है वो तो पूर्व या पश्चिम की तरफ है,
तो फिर सोन नदी का पानी ग्रेविटी और प्राकृतिक ढलान के खिलाफ जाकर सीधे उत्तर की तरफ कैसे बहने लगता है? इसका सीक्रेट छिपा है लाखों साल पुराने टेक्टोनिक इतिहास में। असल में सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलकर एक गहरी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये घाटी महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बनी थी। ये एक ऐसा जियोलॉजिकल एक्सेप्शन है जो पानी को एक चैनल की तरह बिल्कुल उत्तर की ओर सीधा पटना तक ले जाता है। भाग 5 इंजीनियरिंग और डेल्टा। जैसे जैसे हम नदी के साथ समुद्र के करीब पहुंचते हैं तो सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर इंसानी इंजीनियरिंग और करोड़ों टन गाद इसका अंतिम रास्ता तय करने लगते हैं। यहाँ एक और बड़े जियोग्राफी ट्रैप से बचना बहुत जरूरी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध अक्सर लगता है कि ये गंगा पर है, लेकिन टेक्निकली ये भागीरथी पर बना है। क्यों? क्योंकि ये देवप्रयाग संगम से काफी ऊपर है, जहां तक गंगा नाम ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। थोड़ा और नीचे पश्चिम बंगाल की ओर चलने पर आता है फरक्का बैराज। ये कोई साधारण डैम नहीं है, बल्कि हुगली नदी के लिए एक बहुत बड़े आर्टिफिशियल फ्लश सिस्टम की तरह काम करता है। ये पानी की एक विशाल मात्रा को मोड़ देता है ताकि जो गाद जमा हो रही है उसे तेजी से बहाकर साफ किया जा सके और बड़े जहाज बिना किसी रुकावट के कोलकाता पोर्ट तक आ जा सकें। और फाइनली समुद्र के पास यहां जमीन का ढलान लगभग 0 हो जाता है। नदी अपने ही मलबे के बोझ से रुकने लगती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है। हुगली दक्षिण की ओर भारत में और पद्मा पूर्व की ओर बांग्लादेश में चली जाती है। इसी बंटवारे से बनता है सुंदरबन, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए मशहूर है। भाग 6 पारिस्थितिक संकेतक। इस पूरी 2525 किलोमीटर लंबी विशाल नदी प्रणाली की असली सेहत का पता लगाना हो तो लैबोरेटरी के पानी वाले टेस्ट काम नहीं आते। इसका सबूत एक बहुत ही खास और अंधी जीव में छिपा है। जी हां, इकोलोकेशन का इस्तेमाल करने वाली गंगा रिवर डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। ये एक एकदम स्ट्रिक्ट बायो इंडिकेटर है। इसका मतलब है कि ये डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ एकदम शुद्ध, बिना प्रदूषण वाले मीठे पानी में ही जिंदा रह सकती है। इसका होना ही इस बात का प्राकृतिक प्रमाण है कि इकोसिस्टम एकदम हेल्दी है, जो हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचने वाली बात है, अगर सिर्फ इस एक अंधी डॉल्फिन का गायब होना पूरी नदी के पानी के तकनीकी रूप से डेड होने का सबूत है, तो इस पूरी प्रणाली के भरोसे बैठे करोड़ों इंसानों को बिल्कुल उसी स्थिति का सामना करने में आखिर कितना वक्त लगेगा? ये वाकई एक गंभीर विषय है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।